नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल स्टोरी में और आपके साथ मैं हूं शन। बात कोरोना काल में फंसे मजदूरों, कामगारों और लोगों की करेंगे, जिस पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जमकर जंग लड़ी जा रही। दिखाएंगे कि कुछ दिनों ने ऑनलाइन का शीत युद्ध कैसे अचानक ऑफलाइन और फिर मैदान पर पहुंचा दिया। पूरा घटनाक्रम बताएंगे। साथ ही बात मुंबई के बांद्रा में बुलाई गई भीड़ की करेंगे, जिसने एक बार फिर सिस्टम की नाकामी को नंगा कर दिया। दिखाएंगे कि आखिर बात बात में डबल मर्डर का राज क्या है और फिर बात बढ़ते संक्रमण की भी होगी। तो प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था के मुद्दे पर राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर राजनीति का आरोप लगाया, जबकि प्रदेश सरकार बसों की जानकारी लेने पर अड़ी हुई है। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। सारी बसें अच्छी कंडीशन में हैं, टेक्निकली फिट हैं और हम उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मजदूर, कामगार, प्रवासी, श्रमिक, भीड़, ये शब्द या यूं कहें कि ये नाम कोरोना काल में आम से हो गए हैं। महामारी को मात देने के लिए जब सीमाएं सील हुई और शहरों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा, तो हाईवे पर लोगों को जिन लोगों का हुजूम उमड़ा, उनकी बात करने के लिए आजकल इन्हीं शब्दों को प्रयोग में लाया जा रहा है। देर से ही सही, लेकिन इनकी मदद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। ट्विटर पे हास्यास्पद टिप्पणी करने वाले लोग मैदानी हकीकत से वाकिफ नहीं है। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेन आई है 650 के आसपास 900 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं उत्तर प्रदेश में। 10 लाख के आसपास लोग ट्रेन के माध्यम से आ चुके हैं। 12,000 परिवहन की जो यूपी एसआरटीसी की बसें हैं वो लगी हुई हैं और उनको ये भी पता होना चाहिए कि 6 लाख लोग बसों के द्वारा अपने गंतव्य को पहुंच चुके हैं। ट्रकों में भर के कैसे बॉयलर, उनको बॉयलर कहते हैं, उनमें भर के जुगाड़ के साथ ये चल रहे हैं। तो चेक क्यों नहीं हो रहा? और हम बस दे रहे हैं तो उसे ले क्यों नहीं रहे हो? बसें अपनी क्यों नहीं लगा रहे हो? पक्ष और विपक्ष में ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक जमकर शीत युद्ध लड़ा जा रहा है। सोशल साइट से शुरू हुई अपील वाली लड़ाई अब आमने सामने के वार पलटवार में बदल गई है। दिल्ली हो या फिर लखनऊ, दोनों तरफ से मदद के नाम पर घटिया राजनीति का आरोप जड़ा जा रहा है। कि अभी भी हम लगातार पूरी तरह स्पष्ट है। इन्होंने कहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं ऊपर अधिकारियों से, कुछ देर के लिए इनको छूट दिया है, ये अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से हम पुनः अपने आप पर आएंगे और इनको बसों की परमिशन देनी पड़ेगी। सीएम योगी और प्रियंका के बाद अब दोनों पार्टियों के नेता भी आरोप प्रत्यारोप के अखाड़े में उतर आए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जब कांग्रेस के आचरण को लेकर सवाल उठाया तो कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार के कोरे आश्वासनों से जब मजदूरों का भरोसा टूट गया तो प्रियंका गांधी ने योगी जी को पत्र लिखा। कांग्रेस महामारी के इस विकट संकट में भी अपने आचरण से वो बाज नहीं आ रही है। मिथ्या वर्णन करना, झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, प्रवासी श्रमिकों की भावनाओं से खेलना, उत्तर प्रदेश सरकार को अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रचना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए है ये। खर्चा हम उठाएंगे, नियमों का पालन करने की बात कहेंगे, पर दुर्भाग्य है इतना क्लियर कट सब कुछ होते हुए भी 16, 17, 18, 19 बीत गया है। बसें तो नहीं उतरी,
उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल उतर आया है। बात आगे बढ़ी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने वार करते हुए कहा कि इस महामारी के इस संकट में भी कांग्रेस अपने आचरण से बाज नहीं आ रही। झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, प्रवासी श्रमिकों की भावनाओं से खेलना, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ नेताओं का काम रह गया है। तो वहीं पलटवार करते हुए आजाद भारत में मैंने अपनी जानकारी में इस देश के निर्माता लाखों करोड़ों मजदूरों की ऐसी दुर्दशा पहले नहीं देखी। सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा था। धपोल संघ की घोषणा के अंतर्गत उनके कपोल कल्पित लिस्टों में नाम आए। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं कि जो हमने सूची दी है वो बसों की है। सारी बसें अच्छी कंडीशन में हैं, टेक्निकली फिट हैं और हम उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इस लड़ाई का अंत कब और कहां होगा ये तो सियासत जाने, लेकिन बढ़ते विवाद को देखकर ऐसा लगता है कि मदद के नाम पर मजदूरों को सिर्फ रंगीन वादों से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो लॉकडाउन में बड़ी संख्या में अभी भी लाखों लोग इधर उधर फंसे हैं। कांग्रेस 1000 बसों के जरिए लोगों को घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन सरकार की तरफ से परमिशन नहीं। कांग्रेस और सरकार के बीच में लेटर वार भी कैसे शुरू हो गया ऐसे दौर में, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस और सरकार के बीच में बसों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन सरकार मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि उसने लोगों के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की है, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल सूची उनको प्रोवाइड कराई। निश्चित रूप से सरकार जानबूझकर हीला हवाली कर रही है और मजदूरों के जीवनचर्या के साथ, मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम कर रही है। राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। ये प्रियंका और राहुल की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी बन गई है। पहला लेटर। बसों को लेकर प्रियंका और सरकार के बीच में अब लेटर वॉर शुरू हो गया है। सबसे पहले सोमवार को सरकार की तरफ से कांग्रेस को पत्र लिखा गया कि कांग्रेस जो बसें देना चाहती है उनके नंबर और फिट सर्टिफिकेट दिए जाएं। दूसरा लेटर। सरकार के लेटर के बाद प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह की तरफ से दूसरा लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि रात में 11:40 पर उन्हें सूचना दी गई कि सुबह 10 बजे बसों को उपलब्ध कराना है। भला इतनी जल्दी बसों को दूसरे जिलों से लखनऊ में कैसे लाया जा सकता है। तीसरा लेटर। कांग्रेस के लेटर के बाद सरकार की तरफ से कांग्रेस को एक और मौका दिया गया और 10 बजे के बजाय 12 बजे तक बसों को नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर पूरी तरह से तैयार रखने को कहा गया। चौथा लेटर। कांग्रेस की तरफ से फिर से एक और लेटर लिखा गया, जिसमें 5 बजे तक नोएडा गाजियाबाद में बसों के पहुंचने की बात कही गई। लेटर में लिखा है कि बसें दिल्ली और राजस्थान से आ रही हैं और सरकार यात्रियों की लिस्ट उन्हें सौंप दे, जिससे कि उन्हें घर भेजा जा सके। यात्री कब घर पहुंचेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन इस पर सियासत काफी हावी हो चुकी है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी रोहित चौधरी का कहना है कि उनकी बसें बॉर्डर पर पहुंच गई हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें तो शासन के अफसरों ने कोई जानकारी ही नहीं दी है और बसों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। कांग्रेस बसें चलाना चाहती है, अधिकारियों को सही सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन इन सब के बीच श्रमिकों को क्या मिल रहा है? क्या सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या फिर लॉकडाउन में फंसे लोगों को मदद भी मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कोरोना काल में फंसा हर कोई घर जाने के लिए किस कदर व्याकुल है, इसकी एक और तस्वीर सामने आई जो मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर देखने को मिली। कौन है ये लोग? क्या ये अचानक आ गए या बुलाए गए हैं? घर जाने की कैसी जल्दबाजी है या फिर सिस्टम की लाचारी? भगदड़ करती इस भीड़ के शोर में हर सवाल दब सा गया। जिधर देखो लोगों का हुजूम, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, घर जाने के लिए दौड़ लगाते लोग। दरअसल ये अफरा तफरी मुंबई के बांद्रा स्टेशन की है, जहां मुंबई से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रवानगी की जानकारी जैसे ही रिलीज हुई, बांद्रा स्टेशन पर हजारों मजदूरों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लेकिन इस तरह की लापरवाही कोई पहली बार थोड़े है। कोरोना काल की भीड़ हर बार शासन और सिस्टम को मात दे रही है। दरअसल बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों को मुंबई पुलिस की ओर से कॉल किया गया, लेकिन देखते ही देखते काफी संख्या में लोग पहुंच गए। शुरुआत में तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सैकड़ों की संख्या हजारों में बदल गई। कोरोना काल में अपनों के पास अपने घर पहुंचे मजदूर काफी खुश नजर आ रहे हैं। कारण पूछे जाने पर क्या जवाब देते हैं, आप खुद सुनिए। तो मजदूर है, हम तो मजदूर है, हर गम से दूर है, मेहनत की रोटियां मिलजुल के खाते। कोरोना काल में फंसा हर मजदूर इसी मंजिल के लिए हजारों मील पैदल सफर कर रहा है। कंधों पर परिवार और सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ लादे बस घर की ओर भागते जा रहा है। जिसकी निगाहें न हो तो सिस्टम और न ही प्रशासन की ओर से झांक रही हैं। बस हर कोई अपनों के पास पहुंचकर खुद को अपनों के बीच जिंदा रखना चाहता है। हम तो मजदूर है, हम तो मजदूर है, हर गम से दूर है, मेहनत की रोटियां मिलजुल के खाते। दरअसल ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां मनरेगा के तहत एक नया तालाब बनाया जा रहा है और जिन्हें आप यहां काम करते देख रहे, ये सभी अन्य शहरों से लौटे प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना काल में किसी तरह अपना सब कुछ छोड़ अपने गांव, अपने घर लौट आए हैं और न सिर्फ खुशी खुशी काम कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हम यहाँ कम कमाते हैं लेकिन खुश हैं। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो परिवार साथ है, लेकिन बाहर हमारा कौन है। तब से फिर ये कोरोना लग गई तो उधर गई नहीं मैं, हाँ गई नहीं। अब यहाँ इधर में मेरे को ये बउआ भी ने पत्ता तोड़ ये काम लगी तो मैं कर रही हूँ साहब। अब नहीं जाएंगे हम यहाँ से, बाहर मरने थोड़ी जाएंगे। नागपुर जाके कौन मरना चाहेगा कोरोना के कारण, इसलिए मैं गांव में ही काम मिला है, कंपनी का काम करता हूँ, 200 रुपये कमाता हूँ। हालांकि यहाँ कम मिलता है मगर उसी में खुश हूँ मैं। वहाँ जाके मुझे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, वहाँ जाऊँगा तो फालतू में कुछ हो जाएगा तो मेरे घर परिवार वाले भी दुखी हो जाएंगे, इसलिए नागपुर नहीं जा रहा। 2 साल से सर नागपुर में अमेजोन कंपनी में सर जॉब कर रहा था सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। सर अभी लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से मैं घर पे हूँ,
तो सर अभी यही गांव में ग्राम पंचायत में काम चालू है रोजगार गारंटी का 2 हफ्ते से। तो सर यहीं पे आ रहे हैं अभी। सहयोग मजदूरी के हिसाब से किया जा रहा है। मनरेगा में काम देकर उनका आर्थिक विकास किया जा रहा है। जो लोग बाहर लेबर का काम करते थे उनको अब बाहर काम नहीं, उनको गाँव में ही मनरेगा योजना स्कीम के तहत काम दिया जा रहा है। निश्चय ही कोरोना काल में मजबूर होकर भटक रहे मजदूरों के लिए सिवनी मजदूरों की तस्वीर मजबूत बनाने की ओर इशारे कर रही है। यकीनन सफर में फंसा हर मजदूर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ लगा रहा है। हम तो मजदूर है, हम तो मजदूर है, हर गम से दूर है, मेहनत की रोटियां मिलजुल के खाते। इधर कोरोना काल में फंसे लोग घर जाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, जो कि जिम्मेदार नेतागिरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपने झूठ कैसे बोला? झूठ कैसे बोला? आप वहाँ पर एक सेकंड, आप सारे मीडिया के सामने बताइए, क्या झंडी को लेकर कोई विवाद था? आप बताइए विवाद क्या था? आप बताइए। वाह जी वाह, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और अडिग हैं, लेकिन कब तक? कोर्ट नहीं गए तो क्या हुआ? गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाई तो क्या हुआ? मीडिया है ना, इसकी कसम खा लो। अरे नहीं, ऐसा नहीं, मतलब इसके सामने सच बोल दो, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मथुरा के केसी कला रेलवे स्टेशन पर हुई तीखी नोक झोंक को आप खुद सुन लीजिए। आपने झूठ कैसे बोला? झूठ कैसे बोला? आप वहाँ पर एक सेकंड, आप सारे मीडिया के सामने बताइए, क्या झंडी को लेकर कोई विवाद था? आप बताइए विवाद क्या था? आप बताइए। राजनीति भैया, राजनीति ये खेल ही है दिखावे का, और वो भी तब जब पब्लिसिटी इंटर स्टेट होने वाली हो। ऐसे में मौका हाथ से निकल जाए तो खून किसी का भी खौल सकता है, उबाल किसी में भी आ सकता है। दरअसल स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी, जिसे हरी झंडी दिखाने की मंशा लेकर पहुंची बीजेपी जिलाध्यक्षा मंजू शर्मा को नायब तहसीलदार ने धारा 144 का हवाला देते हुए रोक दिया। फिर क्या तिलमिलाई मंजू शर्मा जी कार्यकर्ताओं और जिला महामंत्री के साथ अगले दिन फिर धमकी, और दोनों में जमकर तू मैं होने लगी। आप सारे मीडिया के सामने बताइए, क्या झंडी को लेकर कोई विवाद था? आप बताइए विवाद क्या था? आप बताइए। अब कोई क्या बताए, कैसे समझाए? कोरोना आम और खास की पहचान नहीं करता, सीधे वार करता है। अधिकारियों की तो ड्यूटी है, ऊपर से आदेश, लेकिन बाकियों को तो समझना चाहिए 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। इधर जमीन के विवाद में संभल में सपा नेता छोटेलाल दिवाकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। रिपोर्ट देखिए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, या कोई फेक वीडियो नहीं है, बल्कि यूपी के संभल का ये वीडियो है, जहां जमीन के लिए जानलेवा जंग हुई। मनरेगा की वजह से मिली मौत, संभल में सपा नेता की हत्या, जमीन के लिए ले ली जान, संभल के शमशोई गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया। बहसबाजी होते देख धीरे धीरे भीड़ लग गई। दलितों के नेता और सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके छोटेलाल दिवाकर का मनरेगा की सड़क को लेकर विवाद चल रहा था। दबंगों ने छोटेलाल को पहले भी इस विवाद में समझाया था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनातनी बनी हुई थी। आज दोनों पक्ष मौके पर आमने सामने आ गए तो कहासुनी शुरू हो गई, और इतने में ही अचानक दूसरे पक्ष ने राइफल से गोली मारकर छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे की हत्या कर दी।
गोली चलते ही इलाके में भगदड़ मच गई। वर्तमान प्रधान है समसुई गांव के और पूर्व प्रधान में विवाद था मनरेगा की सड़क को बनाने को लेकर के, जिसमें आपस में फायरिंग हुई थी, जिसमें ये पिता पुत्र छोटेलाल दिवाकर और उनका पुत्र सुनील, इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे गांव में भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि हालात काबू में हैं और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ पे FIR लिखी जा रही है तहरीर लेकर के। कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है और अभी घटना का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। 3 टीमें बनाई गई है इसमें और सारा पुलिस बल इसमें लगाया गया है। जल्दी ही हम घटना का खुलासा करेंगे। सपा नेता और उनके बेटे की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है और अब मुद्दा सियासी बनता जा रहा है। हत्या के बाद मृतक के घर परिवार में कोहराम मच गया और गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुनील राघव, भारत समाचार, संभल। तो संभल में शूटआउट के बाद अब पुलिस ने लाइव मर्डर के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वीडियो में सपा नेता पर गोली चला रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने सपा नेता छोटेलाल दिवाकर और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या की थी। मनरेगा की सड़क निर्माण हत्याकांड की वजह बनी थी। इधर अयोध्या में ग्राम प्रधान की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अफरा तफरी, भागम भाग, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। ये सारा हंगामा ग्राम प्रधान की हत्या के बाद शुरू हुआ है। दरअसल पलिया प्रताप शाह गांव के ग्राम प्रधान जयप्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा। सैकड़ों लोग ग्राम प्रधान को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद हो गए। लेकिन जैसे ही क्षेत्रीय विधायक गोरखनाथ बाबा अपने साथियों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, हत्या से तिलमिलाए उग्र और आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो सवालों की बौछार कर दी, फिर इसके बाद खदेड़ना शुरू कर दिया। लोगों से बचने के लिए गोरखनाथ और उनके समर्थकों ने गन्ने के खेतों की शरण ली, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा नहीं छोड़ा। समर्थक और बाबा गोरखनाथ जहां जहां भागते रहे, ग्रामीणों ने पीछा किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पिछले 3 सालों से स्थानीय चौकी प्रभारी राजेश यादव को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। इसकी शिकायत के बाद ट्रांसफर हो गया, लेकिन विधायक बाबा ने ट्रांसफर को रुकवा दिया। इसी सवालों और जवाब के बीच में ग्रामीणों और बाबा गोरखनाथ के बीच बहस हो गई। बहस देखते ही देखते बवाल में बदल गई और ग्रामीणों ने बाबा को खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि बात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह विधायक गोरखनाथ बाबा को ग्रामीणों से बचा लिया और गांव में हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो स्पेशल स्टोरी के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।